हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो 21 सितंबर 2014 में ऑफलाइन शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन शिफ्ट में पेपर हुए हैं और रिसेंटली अभी जो अगस्त और जनवरी में पेपर हुए हैं उन सभी के प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवा दिए गए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो प्लेलिस्ट में डली हुई है तो जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में पूछा है किसी सूची चित्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो किसी सूची चित्र कैमरे में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा रंगीन बनता है, हमेशा उल्टा बनता है और छोटा बनता है। तो छोटा, रंगीन और उल्टा। तो इसमें पहले ऑप्शन में दे दिया आभासी सीधा, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। इसमें भी सीधा दे दिया है, सेकंड ऑप्शन में भी ये भी हमारा कट जाएगा। तीसरे में दिया है उल्टा लेकिन श्याम और श्वेत दे दिया है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हमारा हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा, रंगीन और छोटा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। समूह ए बी सी डी दिया गया है। एक साइड पुंकेसर के भाग दिए गए हैं, एक साइड स्त्री केसर के भाग। यानी इसमें फ्लावर के मेल पार्ट्स एंड फ्लावर के फीमेल पार्ट्स के बारे में हमें बताना है। यानी जिस ऑप्शन में मेल पार्ट दिए गए हैं वो सही होगा और जिस पार्ट में फीमेल पार्ट्स के दिए गए हैं तो वो सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा तंतु, परागकोश तंतु। तो परागकोश तंतु हमारा फीमेल पार्ट्स है, फीमेल पार्ट्स नहीं है, मेल पार्ट्स है, यानी पुंकेसर का भाग है, तो ये ऑप्शन सही है। सेकंड है स्त्री केसर के भाग, यानी अंडाशय वर्तिकाग्र, वर्तिका यानी ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल, ये भी हमारा स्त्री केसर का भाग है, यानी फ्लावर के फीमेल पार्ट्स हैं। तो ये राइट आंसर हमारा एक में ए ही हो गया। सेकंड में भी देख लेते हैं, परागकोश दे दिया, पंखुड़ी दे दिया, तो ये कट जाएगा। इसमें परागकोश दे दिया, ये भी कट जाएगा। इसमें मेल पार्ट्स में वर्तिकाग्र दे दिया है, ये भी कट जाएगा। इसमें बाह्यदल दे दिया है तो ये भी कट जाएगा। और मेल पार्ट्स में वर्तिका दे दिया है तो ये फीमेल पार्ट्स है तो ये भी कट गया। अंडाशय भी दिया है, ये भी कट जाएगा। परागकोश जो है, ये परागकोश और तंतु जो है मेल पार्ट्स है तो ये हमारा कट जाएगा। इसलिए राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ए हमारा फर्स्ट नंबर पे दिया है तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का परीक्षण करें तो आप ये पाएंगे इसमें क्या होता है। तो घास जो होता है उसमें समांतर शिरा विन्यास होती हैं, यानी पत्तियां समांतर शिरा विन्यास वाली होती हैं। और जो जड़ें होती हैं झखड़ा जड़ें यानी रेशेदार जड़ें होती हैं। और बांस को जो है घास के कैटेगरी में रखा गया है। जैसे कि गेहूं धान की पत्तियां होती हैं तो समांतर शिरा विन्यास उसमें पाई जाती है। चलिए देख लेते हैं समांतर शिरा विन्यास किसमें दिया है। पहला दिया है मूसला जड़े समांतर शिरा विन्यास। तो शिरा विन्यास समांतर तो रहेगी बस, बट उसमें जो जड़ है वो मूसला जड़ नहीं रहेगी बल्कि रेशेदार जड़ें रहेंगी, यानी झखड़ा जड़ें रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा कट जाएगा। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, मूसला जड़ें इसमें भी दे दिया है और जालिका रूपी शिरा विन्यास दे दिया है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा कट जाएगा। यानी मूसला जड़ें और जालिका रूपी शिरा विन्यास जो होती हैं वो जैसे गुलाब वगैरह के पौधे हो गए तो उसमें पाई जाती हैं, जिनकी पत्तियां ऐसे ऐसे होती हैं तो उसमें जो है कटीले टाइप में उनमें जो है जालिका शिरा विन्यास होती हैं, इसमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, रेशेदार जड़ें एवं जालिका शिरा विन्यास। इसमें भी जालिका शिरा विन्यास दे दिया है तो जालिका शिरा विन्यास नहीं रहेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में दिया है रेशेदार जड़ें और समांतर शिरा विन्यास। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही दिया हुआ है, यानी समांतर शिरा विन्यास होती है घास में और जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार जड़ें यानी झखड़ा जड़ें होती हैं। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालता है, तो कवच को खोलता है और कोमल पदार्थ को खाने के पश्चात अमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है और जहां आहार नाल धीरे धीरे पचता है, इस जंतु का नाम क्या है। चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा घड़ियाल, तो ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है ऑक्टोपस, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है कछुआ और फोर्थ ऑप्शन है स्टारफिश। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, यानी स्टारफिश तारामीन। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात बताइए। तो मानव शरीर में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत होता है और बृहदांत का मतलब बड़ी आंत होता है। तो इनका अनुपात बताना है। तो क्षुद्रांत जो है वो बड़ी आंत से बड़ी होती है, तो इसलिए इसका रेशियो हो जाएगा 5:1, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम में दिया गया है, तो क्रमशः इसे हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन में दिया है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, यानी सेंटीग्रेड में क्या सेल्सियस में देखा जाए तो 37 होता है और फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है वायु जल प्लास्टिक, सेकेंड ऑप्शन है ऊन लकड़ी आयरन, थर्ड है कॉपर और फोर्थ है वायु एल्युमिनियम ऊन। जिसमें भी मेटल धातुएं दी गई हैं तो वो हमारा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ना कि कुचालक। एल्युमिनियम जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी ऊष्मा के ये जो क्या है ये सुचालक है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। थर्ड ऑप्शन में कॉपर दे दिया है तो ये भी सुचालक है, ना कि कुचालक, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। सेकंड में आयरन दे दिया है तो ये भी सुचालक है, तो ये भी कट जाएगा। तो वायु जल एंड प्लास्टिक जो है ये तीनों ऑप्शन हमारे राइट है, ये ऊष्मा के कुचालक है, तो इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र समीर का कारण है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। सेकेंड ऑप्शन है दिन के समय समुद्र जल का स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। और थर्ड है रात्रि में समुद्र जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना। और फोर्थ है रात्रि में स्थल की तुलना में समुद्र जल का धीमी गति से ठंडा होना। जितने भी समुद्री क्षेत्र होते हैं, यानी समुद्री क्षेत्र हम देख लेते हैं, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब क्या है, ये समुद्री क्षेत्र है। तो गुजरात और समुद्री महासागर जितने होते हैं, महासागर के किनारे बसे शहर होते हैं, तो उनमें जो है मौसम बराबर रहता है और मौसम बहुत ही सुहावना रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसमें पूछा है समुद्री समीर का कारण क्या होता है। तो दिन में क्या है, दिन में जो समुद्र की अपेक्षा जो है स्थल मंडल का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, और जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो समुद्र का जो टेम्परेचर होता है वो दिन में जो है वो लो होता है स्थल मंडल की अपेक्षा। और जो दाब होता है तो प्रेशर, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा, और जहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगा वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए समुद्र की ओर से जो ठंडी ठंडी हवा है वो गर्म की तरफ जाने लगती है, यानी स्थल मंडल की तरफ जाने लगती है। यानी समुद्र की तरफ से जो हवाएं हैं वो स्थल मंडल की तरफ जाने लगती हैं, क्योंकि समुद्र की अपेक्षा दिन में क्या है स्थल बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो इसलिए राइट आंसर जो हमारा वो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, यही समुद्री समीर का कारण है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जब कभी पूछ ले कि स्थल समीर का कारण क्या है, तो रात्रि में क्या होता है, समुद्री जल जो है स्थल मंडल की तुलना में गर्म होता है और स्थल मंडल शीघ्रता ठंडा हो जाता है। तो रात्रि में जो है स्थल मंडल की तरफ से हवाएं समुद्र की ओर चलती हैं, तो वो जो है स्थल मंडल की ओर से हवा हो जाएगा। बट इसमें पूछा समुद्री समूह की हवा, इसलिए राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपके पास 3 परख नलियां हैं ए, बी और सी। सी में फिर फिनोल्फ्थालीन विलयन है, तो परख नली ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल और सी में आसुस जल की 2-3 बूंदे प्रत्येक परख नली में डालने के तुरंत पश्चात यदि आप प्रत्येक परख नली के विलयन को रंग प्रेक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि परख नली में विलयन के रंग किस प्रकार होंगे। तो हम देख लेते हैं। इसमें दिया है ए बी सी, यानी ए बी सी 3 परख नलियाँ दिए हैं और तीनों में फिनोल्फ्थालीन का विलयन डाला गया है। और परख नली ए में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी HCl है। और परख नली बी में क्या है, परख नली बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH। और परख नली सी में क्या है, यानी आसुत जल है यानी जल है, इसमें OH2O कर देते हैं। तो परख नली ए में जब फिनोल्फ्थालीन HCl हमारा क्या है, वो एसिड है यानी अम्ल है।
और NaOH यानी ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्षार है। और जल वो तो है ही। तो अम्ल में हम देखते हैं फिनोप्थलीन का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, यानी उसमें रंग कोई भी प्रभाव नहीं होता, उसमें रंगहीन हो जाता है जो फिनोप्थलीन है। और फिनोप्थलीन को जब हम क्षार में डालते हैं तो उसका रंग पिंक कलर हो जाता है। और जल में कौन सा कलर देता है, जल में वो अशुद्ध जल में कोई भी कलर नहीं देगा, यानी कलरलेस होगा। तो हमारा जो परख नली ए है उसमें रंगहीन, परख नली बी में पिंक कलर और परख नली सी में रंगहीन। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ए रंगहीन, बी गुलाबी, सी रंगहीन। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट में ही मिल गया है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है, तो यह परीक्षण क्या होगा। तो कोई जो छात्र है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH में विलयन की एक बूंद डालता है, तो नीला लिटमस पेपर और लाल लिटमस पेपर पत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब कभी भी हम क्षार में जो है वो नीला लिटमस पेपर जो है वो लाल नहीं होता, बल्कि लाल लिटमस पेपर जो है यानी रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और हम एसिड की बात करें, एसिड में क्या होता है, एसिड में होता है जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो रेड हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। नीला लिटमस पेपर पत्र लाल हो जाता है, नहीं, नीला लिटमस पेपर लाल जो होगा वो एसिड में होगा। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी ये क्षार दिया है, तो पहला ऑप्शन हमारा कट जाएगा। सेकंड ऑप्शन है नीला लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। तो हम क्षार में देखते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो इसमें दिया है विलयन वो हमारा क्षार है। तो क्षार में जो होता है नीला लिटमस पेपर पत्र लाल नहीं होता, बल्कि लाल लिटमस पेपर पत्र नीला हो जाता है। तो नीला लिटमस पेपर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा और लाल लिटमस पेपर जो है क्षार में नीला हो जाता है, इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने दें। ने के पश्चात प्रत्येक प्रेक्षण करने पर हम ये पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई हैं। तो इन परतों का बीकर की तली से शीर्ष की ओर का क्रम बताना है। चलिए शीर्ष का क्रम बता देते हैं हम। पहले ऑप्शन में दिया बजरी, मृतिका, बालू, ह्यूमरस जल। तो ह्यूमरस जो है वो सबसे ऊपर आएगा। तो किस ऑप्शन में ह्यूमरस सबसे ऊपर है, हमारे सेकेंड ग्रुप में है और फोर्थ में है। और सबसे पहले जो होती है बजरी ज़्यादा भारी होती है, तो बजरी नीचे रहेगी, फिर उसके बाद बालू, फिर उसके बाद मृतिका, फिर उसके बाद जल, फिर उसके बाद ह्यूमरस। तो इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ हो जाएगा, बजरी, बालू, मृतिका, जल, ह्यूमरस, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र में मृदा होनी चाहिए। इसका ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है दोमट एवं बलुई, और सेकंड ऑप्शन है मृदमंड, थर्ड ऑप्शन है बलुई और मृदमंड, फोर्थ ऑप्शन है मृदमंड और दुमटी। तो मृदमंड को चिकनी मृदा भी कहते हैं। तो मृदमंड और दुमटी मृदा में जो है गेहूं और चने जैसी जो फसल होती है वो अच्छे से हो जाती हैं, इसलिए राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी रहती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है, तो ये हरा पदार्थ क्या होता है, तो हमें बताना है। तो जब हम देखते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड जो कार्बन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्रिया करता है, तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की परत बना लेता है। यानी मान लो ये कॉपर है, कॉपर का रिएक्शन जब हम CO2 और जल से करवाते हैं तो क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है, ये कॉपर कार्बोनेट हो गया, और बनाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस OH है, यानी कॉपर कार्बोनेट बनाता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड की परत जम जाती है, तो कौन से कलर में हो जाती है, वो ग्रीन कलर में जम जाती है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं किसमें दिया है। फर्स्ट में दिया कॉपर सल्फेट, सेकंड में दिया है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट, थर्ड में दिया है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट दे दिया है। जिसमें जिसमें सल्फेट दे दिया है
तो वो कट जाएंगे ऑप्शन। सेकेंड में भी सल्फेट है, फर्स्ट में भी सल्फेट है, थर्ड में भी सल्फेट है, इसलिए तीनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ईंधन की ऊष्मीमान को सामान्य नीचे दिए गए हैं किस मात्रा में व्यक्त किया जाता है। तो ईंधन को ऊष्मीमान जो है हम किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हमारा राइट ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टैडपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उनका कायांतर वृद्धि करने के वयस्क जो बनाता है तभी संभव है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में हो। तो उस पर्याप्त मात्रा में जल में क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सेकंड है ऑक्सीजन, थर्ड है आयोडीन, फोर्थ है खनिज। तो आयोडीन का जो मात्रा अधिक रहेगी तो टैडपोल जो है, टैडपोल का जब कायांतरण होता है तो यानी आयोडीन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीमान अधिकतम होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के नाम से जानते हैं। सेकंड है डीजल, थर्ड है द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, फोर्थ है पेट्रोल। तो पेट्रोल की जो होती है वो ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता क्या होती है। तो हम देखते हैं हमारे जो वायुमंडल में है विभिन्न गैसों का जो मिश्रण है, हमारा वायुमंडल बना हुआ है विभिन्न गैसों के मिश्रण से। तो सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाई जाती है 78% क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। और उसके बाद जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है तो ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? 21% समथिंग। और उसके अलावा 78 और 21 को ऐड करें तो हमारा 99% यही दोनों गैसें हो गई। तो इसमें पूछा है और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ओजोन और जलवाष्प कितनी प्रतिशत मात्रा है। तो 99% जब ये हो गई तो हमारा बचता है 1%। और CO2 जो होती है कितने परसेंट में पाई जाती है? CO2 पाई जाती है 0.03। ये CO2 की मात्रा होती है परसेंटेज में। और यही CO2 की मात्रा का अगर संतुलन बिगड़ जाता है या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन कम ज़्यादा हो जाती है तो उसी को प्रदूषण हम कहते हैं, पॉल्यूशन हो गया है। तो इसने पूछा है 1% जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑर्गन, ओजोन, जलवाष्प पे कितने प्रतिशत की मात्रा है। तो 99% में तो हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, तो बचता कितना है? 1%। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो 1% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा यानी मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है। फर्स्ट है एड्रिनल, सेकंड है अग्न्याशय, थर्ड है पीयूष, फोर्थ है थायराइड। तो अग्न्याशय ग्रंथि जो है वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेशन करती है जिससे मधुमेह यानी शर्करा को नियंत्रित करने का कार्य करता है इंसुलिन जो है। इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 यानी अग्न्याशय हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उस बल का चयन कीजिए अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया स्थिर वैद्युत बल, सेकंड है घर्षण बल, थर्ड है गुरुत्वाकर्षण बल और फोर्थ है चुंबकीय बल। तो हम यहाँ पे देखते हैं स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, ये असंपर्क बल के उदाहरण है। और जो घर्षण बल है वो संपर्क बल का उदाहरण है, तो ये अन्य से भिन्न है। तो राइट आंसर जो है वो हमारा 2 हो जाएगा, यानी घर्षण बल। घर्षण बल कौन से उदाहरण है? संपर्कीय बल का उदाहरण है। और फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ जो है असंपर्कीय बल का उदाहरण है। राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई व्यक्ति गॉइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। गॉइटर मतलब यानी उसको घेंघा नामक रोग की व्याधि है। तो घेंघा नामक किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और कौन सी ग्रंथि उसके लिए कार्य करती है? तो थायराइड ग्रंथि होती है। तो थायराइड ग्रंथि हमारे 4th ऑप्शन में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो है वो हमारा 4th हो जाएगा, यानी थायराइड ग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अच्छी विज्ञान की शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होने चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं तो उसको होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम, बच्चे के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए।
सेकंड है विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए। थर्ड है बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए। फोर्थ है बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के कौशल को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो पहला भी हमारा सही है, बट उससे भी ज़्यादा बेटर हमारा जो है, सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिव है, बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए, बच्चे के हित में बात की गई है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मापनी बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय कविता अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों यानी सही क्रम में नहीं दिए गए हैं, तो उनका हमें उल्लेख करना है। इसको यानी हमें सही क्रम में लगाना है। चलिए सही क्रम में लगा लेते हैं। इसमें पहले दिया है बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए। सेकंड है बेलन में पानी के भीतर धागे को साथ ठोस में लटकाइए। थर्ड है मापनी बेलन के अल्पत न्यूनतम मान को लिखिए। और फोर्थ है बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यक्रमांक को लिखिए। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। यानी सबसे पहले थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर सेकंड और फर्स्ट। थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। चलिए थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट हमारा थर्ड ऑप्शन में दिया है, तो इसलिए राइट आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वंदना की रुचि कक्षा 8 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशल के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीवों पर आधारित प्रक्रमण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। पहला है दत्तकार, सेकंड है परियोजना का प्रयोगशाला पद्धति, परियोजना कार्यक्रम और प्रयोगशाला पद्धति ज़्यादा, गृह कार्यक्रम विज्ञान प्रश्नोत्तरी पद्धति, थर्ड है गृह कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी पद्धति ज़्यादा। तो सबसे जो ज़्यादा अच्छा हमारा ऑप्शन दिया गया है वो हमारा प्रयोगशाला पद्धति जिसमें दिया गया है। तो परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति ज़्यादा, तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की प्रमुख अपेक्षा है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्न और जांच पड़ताल कौशल का अर्जन करना। सेकंड है साहित्य साक्षर का निर्माण करना। थर्ड है विज्ञान और कला के अंतः संबंधों को समझना। फोर्थ है प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक श्रेष्ठता अर्जित करना। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करके। सेकंड है विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करने। थर्ड है शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने। फोर्थ है शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञानाधार को बढ़ावा देने। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, यानी कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहरी की दुनिया से जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने में। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है इसमें इसे सार्थक और वैज्ञानिकतापूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में दिया है उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। थर्ड है उसे शिक्षण में समुचित शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ है उसे बच्चे को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम में रूप में देखें। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बच्चे के आयु के अनुरूप होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है संबंधित संकल्पनाओं की गहन व्याख्या करके। सेकंड है शिक्षार्थियों द्वारा हस्तशिल्प क्रियाकलापों को कराकर। थर्ड ऑप्शन है अच्छा गृह कार्य करवाकर। एंड फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न विषयों को अधिक सामूहिक चर्चाएं आयोजित करके। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है हमारा सेकंड हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करवाकर, यानी हाथ से क्रियाकलाप हो रही है, तो राइट आंसर जो है हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए।
सेकेंड ऑप्शन है विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है वैज्ञानिक विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देनी चाहिए। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकेंड हो जाएगा, यानी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। पॉजिटिव टैग वर्ड भी है सक्रिय रूप। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंजलि कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों को निष्पादित करने के लिए कहती है। ये सही क्रम में नहीं है, हमें इन्हें सही क्रम में लगाना है, तो चलिए लगा लेते हैं। पहले ऑप्शन में कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए। सेकंड है विद्युत प्रवाहित कीजिए, तो विद्युत हम सबसे लास्ट में प्रवाहित करेंगे। इसमें सबसे पहले ऑप्शन हम क्या ले लेंगे, लोहे की कील पर तांबे के तार को मजबूती से लपेटेंगे, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड ले लेंगे। सबसे पहले थर्ड आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम तार के सिरों को शेल के टर्मिनल से जोड़ेंगे। उसके बाद हम फोर्थ ले लेंगे और फिर उसके बाद हम ले लेंगे कील के किनारों के पास कुछ पिन रखेंगे, यानी उसके बाद हम फर्स्ट ऑप्शन ले लेंगे। और फिर उसके बाद विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए कि क्या होता है। फिर लास्ट में हम करंट प्रवाहित कर देंगे, सेकेंड ऑप्शन ले लेंगे। तो थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड जिसमें होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड हमारा जो है वो सेकेंड ऑप्शन में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। कक्षा 7 के विद्यार्थियों को गति और समय प्रकरण पढ़ाते समय सविता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के गति के उदाहरण देती है। उसके द्वारा दिया गया निम्न में से कौन सा उदाहरण गलत है। पहला ऑप्शन है गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार गति। सेकंड है मैरी गो राउंड में बैठे लड़के की गति। थर्ड है विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। फोर्थ है बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट बॉल की गति। इसका जो गलत ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा, यानी विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। यही ऑप्शन जो है हमारा गलत है, यानी विद्युत घंटी के जो हथौड़े की गति का उदाहरण दिया गया है वो समय प्रकरण पढ़ाते समय गलत उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि विद्युत घंटी जो है वो धारा चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।